ये हम पढ़ रहे थे टाइपल एज, क्योंकि प्ररूपात्मक अवस्था स्वभावतः ही परंपरा प्रधान अवस्था में प्रवेश कर जाती है। मानव समाज की परंपरा प्रधान अवस्था का जन्म तब होता है जब बाहरी सहारे, आत्मा या आदर्श की बाहरी अभिव्यक्तियां आदर्श से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कि अनुष्ठान जो है वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि जिसके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है वो तो भूल गए। जैसे मृत्यु के बाद के जितने अनुष्ठान आपके होते हैं, उसके अंदर जिसके लिए किए जा रहे हैं, उसकी तो याद ही नहीं रहती और वो केवल अनुष्ठानात्मक हो जाता है। ये करो, ये करो, ये करो। तो इसलिए ये इस अवस्था के अंदर प्रवेश कर गए, जिस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें हैं, परमात्मा के लिए ये जीवन है, वो भूल गए, डिटेल्स के अंदर लग रहे हैं। तो मानव समाज की परंपरा प्रधान अवस्था का जन्म तब होता है, जब बाहरी सहारे, ये सारे तो बाहरी सपोर्ट्स हैं। आप अगर कोई भी इसके अंदर आश्रम के अंदर हो, आश्रम मतलब सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर बाद के अंदर गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ये तो आपको ये इंगित कर रहे हैं कि आपका मूल लक्ष्य क्या है। तो बाहरी सहारे जितने भी हैं, आत्मा या आदर्श की बाहरी अभिव्यक्तियां आदर्श से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। शरीर या यहाँ तक कि कपड़े व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वर्तमान के अंदर तो केवल यही आत्मा की हानि के ऊपर ये काम किया जा रहा है। तो धीरे-धीरे क्या है, बाहरी रूप, बाहरी अनुष्ठान, उन डिटेल्स के ऊपर कि आपका विवाह है तो उसके अंदर भी ये ध्यान नहीं किस चीज़ के लिए या मृत्यु के बाद के अंदर आप किसके लिए कर रहे हो, उस व्यक्ति का कुछ है नहीं। अनुष्ठान के ऊपर पूरा ध्यान, पूरा समय उस अनुष्ठान के ऊपर चला जाता है। इस प्रकार जाति-पाति के विकास में चतुर्वर्ण के नैतिक बाह्य सहारों, तो अब ये डायरेक्टली सीधे-सीधे श्री अरविंद के शब्दों में है। इसमें आप ये देख सकते हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था अपघटित होके क्यों होता है ऐसे? तो वो जन्म जो पहले सीधे-सीधे आप वर्ण जो आपको होरोस्कोप में बताएँगे कि ये आपका ये वर्ण है, जाति ये है। वो अब धीरे-धीरे क्या है, बाह्य सहारे, जो पहले सहारे केवल ये एक ये देखने के लिए जैसे गीता ये क्या कहती है कि आप इस परिवार में हुए ये इंडिकेटिव है कि आत्मा को सर्टेन तरीके की अभिव्यक्ति करनी है, वैसे वो परिवार, वैसा वो माहौल, ये चयन करती है, पर वो उससे बाध्य नहीं होती क्योंकि एक ही परिवार में जन्मे 4 बच्चे हैं, वो चारों अलग-अलग वर्ण के हो सकते हैं। पर अब इस चीज़ का सेंस तो रहा नहीं। इसलिए क्या हो गया, चतुर्वर्ण के नैतिक बाह्य सहारों जन्म, कौन से परिवार में, कौन से कुल में जन्मे हो, आर्थिक क्रिया, पेशा क्या है आपका? जबकि ऊपर हम पढ़ के गए थे शुचिता, ब्राह्मण के जो कर्म हैं, स्पष्टवादिता, सत्यवादिता, ज्ञान के लिए प्रयास करना। अब ये सारी की सारी चीज़ें कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। पर अब ये नहीं रहने के कारण अब क्या होता है, वर्ण व्यवस्था का अपघटन इनमें हो गया। ये तो केवल बाह्य नैतिक बाह्य सहारे हैं, जिनका वर्ण से संबंध नहीं है। अब इस तरीके से यदि कोई पढ़े, श्री अरविंद ने एकदम स्पष्ट कहा है, उनको तो लगा होगा कि मैं तो साफ-साफ लिख रहा हूँ, पर हम देखो कहाँ के कहाँ आ गए, पढ़ना जानते ही नहीं। जन्म, आर्थिक क्रिया, धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार, पारिवारिक रीति-रिवाज, ये चतुर्वर्ण के अंदर जो आंतरिक ये तो आपकी अंतरात्मा है, वो क्या रुख लेके आई है यहाँ, उसके अनुसार अभिव्यक्ति करेगी। लक्ष्मण जी जो है जन्म से एक वर्ण के हैं, कर्म से उनका तो वो सारे के सारे ये सेवा भाव, शूद्र हैं।
में से प्रत्येक ने संपूर्ण योजना में अपने अनुपात तथा महत्व को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया। मतलब चतुर्वर्ण को निर्धारित करने के अंदर जन्म ने बढ़ा चढ़ा के अपनी महत्व को पेश किया। आर्थिक क्रिया ने बढ़ा चढ़ा के कर दिया। धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार ने बढ़ा चढ़ा के, पारिवारिक रीति रिवाज है इसने बढ़ा चढ़ा के, और ये इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि हम इसके ऊपर प्रश्न तक नहीं कर रहे। तो संपूर्ण योजना में अपने अनुपात तथा महत्व को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया। प्रतीत होता है कि आरंभ में सामाजिक व्यवस्था में जन्म को प्रधान महत्व नहीं दिया गया था। सामाजिक व्यवस्था में शुरू में जन्म कोई प्रधान महत्व का नहीं है, क्योंकि योग्यता और सामर्थ्य सर्वोपरि थे। परंतु बाद में जैसे-जैसे प्ररूप, टाइप या प्रकार निर्धारित होता गया, शिक्षा और परंपरा द्वारा इसे बनाए रखा जाना आवश्यक हो गया, और शिक्षा और परंपरा ने स्वाभाविक रूप से अपने आप को एक वंशानुक्रम के खांचे में स्थायी बना लिया। तो इसमें क्या करते थे, ये जो अब ये मानना शुरू ये हो गया गीता के आते-आते कि इस परिवार के अंदर आया है, तो ये आत्मा कुछ न कुछ इस दृष्टिकोण से आई है, तो अब ऐसा करो इसकी अधिकतम सहायता करो। जिस परिवार के अंदर तो अगर ब्राह्मण का पुत्र है तो उसको सारी इतनी चीज़ों से सराउंड करते थे, शिक्षा वैसी, घर का माहौल उस तरीके का कि उसको उस वर्ण के अंदर डेवलप होने का सबसे अधिकतम चांस मिल सके, ये प्रयास किया जाता था। क्षत्रिय के घर कोई पैदा हो गया तो उसको शिक्षा, दीक्षा, पूरे परिवार का माहौल, ये इतना ज़्यादा कूट-कूट के भरा जाता था उसके अंदर, वैद्य के घर में है, तो यदि उसके अंदर एक कण भी अगर उसका थोड़ा बहुत भी आ गया, पूरा डेवलप कर देंगे। उसके माध्यम से और दूसरे जो भी उसके वर्ण या जो उसकी, ये कैसी चर्चाएँ हैं आप ये देखिए, अभी तो कल्पना से परे हैं ये। ये सोच-समझ और इस संस्कृति की यही सोच-समझ है। तो जैसे-जैसे प्ररूप या प्रकार निर्धारित होता गया, शिक्षा और परंपरा द्वारा इसे बनाए रखा जाना आवश्यक हो गया। तो इसलिए अपनी जो कमेंट्री अब श्री अरविंद का ये पढ़ने से तो कुछ समझ में आता नहीं, अगर आप डायरेक्टली पढ़ो, तो यहाँ रुकोगे ही नहीं। इसीलिए जो अपन ने कमेंट्री करी है साफ-साफ एकदम श्री अरविंद के शब्दों में। पता नहीं लोग कहते ही नहीं ये बात, कहीं सुनने नहीं आ रही, और आप चाहे गीता प्रेस की पढ़ लो, चाहे कोई सी भी पढ़ लो, वो ये बात कह ही नहीं रहे। वर्ण व्यवस्था की कहीं पढ़ो, कुछ समझ नहीं आता ये वर्ण व्यवस्था है क्या? और शिक्षा और परंपरा ने स्वाभाविक रूप से अपने आप को एक वंशानुक्रम के खांचे में स्थायी बना लिया। इस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र को हमेशा पारंपरिक रूप से ब्राह्मण के रूप में देखा जाने लगा। तो इस अवस्था में जो मूलतः जो व्यक्ति जो था, बाहरी सहारों का तो पता नहीं। भई जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक गुरु आपके हैं वो तो इंट्यूशन के आधार पे हैं, जो कर रहे हैं सो वो विधान स्वयं उनकी उपस्थिति विधान है। गुरुजी अब हैं नहीं, शिष्य जो हैं निष्ठावान है, तब तो उनको अंतर में वाणी सुनाई दे जाएगी, ये करना चाहिए। पर अगर वो नहीं है और आपको इसके अंदर बड़े ग्रुप को लेके चलना है, तो अब इसके अंदर आप थोड़े-थोड़े नहीं, ये नहीं करेंगे, खाने का समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे। अभी भी अगर वो एक इकाई इस तरीके की कि हार्मोनियस तरीके से है, तो बहुत ज़्यादा नियम बाध्यकारी नहीं होते, पर अगर उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, अहंकार के प्रवेश के कारण, अब आप क्या कहते हो, नहीं, इसको ज़रूरत है चाहे आधा घंटे बाद खाना खाने की, पर देखो हमारा किचन टाइम ये है। तो बाहरी रूप जो व्यवस्था एक सुविधा के लिए थी, वो अब आपके लिए अभिशाप बन जाती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, सबको चलाने के लिए एक सुविधा के लिए आपने एक एक कागज़ तैयार किया, वो कागज़ जेल बन गया। ऐसी सैकड़ों सेंट उसको बताने लग गए कॉन्स्टिट्यूशन। अरे यार, अपनी सुविधा के लिए है, गला काटने के लिए थोड़ी है ये। पर ऐसी एक क्लास में आप जाओ, सपोज़ पढ़ाने के अंदर आप में इंट्यूशन है,
आप बच्चे को उस एक चीज के अंदर, जैसे अभी हम कर रहे हैं, ये सारा वर्णन ये याद करके तो नहीं हो सकता। ये जितने भी उदाहरण हैं, सारी चीजें हैं, पर अगर ये न रहे, अब आप क्या करोगे? ये सेंटेंस नहीं समझ में आए तो कोशिश करोगे इसके ऊपर कमेंट्री कहाँ है? हमारी क्लास हुई थी तो उसमें अपनी क्या चर्चाएँ हुई थी? इससे आप कितना ग्रहण कर सकते हो, ये है, वो है। पर जैसे ही मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, सारी की कड़ी क्या है? क्योंकि जीवन में कॉन्सेक्रेशन होता नहीं, इसलिए ये जो मूल बातें कड़ी कहाँ से जुड़ रही है, वो हमेशा ही चूक जाते हैं। तो चर्चा कर रहे हैं उस समय तो लगता है हाँ, हाँ, और बाद में स्वयं अपने स्थान के ऊपर देखते हो, तो कड़ी की शुरू से मानसिक विकास भी पूरा धीरे-धीरे होगा, तब होगा। और ये बातें इसीलिए गीता के समय ये अपन वेद के समय यज्ञ की ओर की सारी बातें करी। आज जैसे ही अपन पूछते हैं तो क्यों? क्योंकि वो कड़ी बनी नहीं। तो इंट्यूशन जब तक है, एकदम सारी चीज़ सुचारू, फिर बाहरी रूप प्रधान बन जाता है। इतना प्रधान बन जाता है कि वो फिर आप गले की फाँस बनने लगता है। इतनी बजे खाना पड़ेगा, इतनी बजे, तो परिवार के अंदर ये नमनीयता है, यार ये बीमार है अभी। आज ये सॉलिड नहीं खाएगा, आज खाली लिक्विड के ऊपर रहेगा, आज ये थोड़ा-सा ऐसे, आज परेशान मत करो इसको, आज आराम करो आप। तामसिकता के कारण सोना, एक आपके शरीर की आवश्यकता है, इसके कारण सोना, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर की यदि आवश्यकता है, आप आराम कर रहे हैं। अब ये एक व्यक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, भी इसमें तामसिकता है या क्या है? पर इसका नियम बना दिया जाए तो बेचारा जो जो एक्स्ट्रा काम करना चाह रहा है, जिसमें कैपेसिटी है, उसको भी रोक दोगे, और जो बीमार है उसको ज़बरदस्ती काम करवाओगे, ये हो गई व्यवस्था। जब आप भीतर से चालित नहीं होते हो, तो वायलेंस करते ही करते हो। अपने साथ भी करते हो, दूसरों के साथ भी करते हो, और इस व्यवस्था के अंदर कहीं कोई वायलेंस हो ही नहीं सकता। आप भीतर से जुड़े हो, माँ के आश्रम में माँ जब मौजूद है, वायलेंस कैसे हो सकता है? इसलिए सच्ची प्रोडक्टिविटी आ जाती है, करे सो कम है आदमी, भावना से लगा रहता है, उसमें निर्माण हो सकता है। अब सारा क्या हो गया इस व्यवस्था के कारण, क्योंकि वर्ण का तो पता नहीं, इसलिए उसको ऐसी जगह ले जाके आपने टेक दिया। अब वो बेचारा वो भी परेशान है, इसलिए आपको उसको उसके पैसे देने पड़ते हैं, या किसी तरीके से कुछ उसको कंपनसेट करना पड़ता है कि तू काम कर रहा है इसलिए तेरे को पैसे मिलेंगे। मैंने 2 घंटे फालतू काम किया। पहले ये आप रोक नहीं सकते किसी को कर्म करने से। आप थोड़ा-सा इसको सोचिए कि एक व्यक्ति के लिए कर्म बोझा है, और एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये है कि आप मेरे से कर्म का अधिकार नहीं ले सकते। ये तो बात ही अलग हो जाएगी। तो ये व्यवस्था अब ये आ जाएगी तो ये होगी, और ये होगी तो ये होगी। क्यों है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसमें अहंकार का भी प्रवेश हो जाता है। इसीलिए बाह्य आक्रमण वगैरह भी। क्यों? एक राजा कह रहा है, "क्यों? मैं क्यों मानूँ तेरी? मैं तेरे से छोटा थोड़ी हूँ।" ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी युग चक्र के साथ, कैसे, 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 कैसे। मानव प्रकृति को समझोगे तब इतिहास समझोगे, घटनाओं से थोड़ी इतिहास समझते हो। घटनाएँ किस आधार के ऊपर घटित हो रही है? 2 जनों के बीच में गहरा प्रेम है, वो ही घटनाएँ कोई विच्छेद नहीं करती। अहंकार आ जाता है, बना-बनाया परिवार है, खंड-खंड हो जाता है। बात तो डीपर साइकोलॉजी की है। तो यदि इस दृष्टिकोण से देखो तो सारा आपको ह्यूमन साइकिल, इसीलिए श्री अरविंद जो ये बता रहे हैं, जब तक ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझो, और उसके अंदर रेसेस कैसे काम करती हैं, जातियों का अपना-अपना गठन किस त जैसे आर्यन रेसेस हैं, तो ये अलग-अलग तरीके की मंगोल हैं। ये कह रहे हैं 3 तरीके की जातियाँ हैं, अलग-अलग उनकी मानसिकताएँ हैं। इस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र को हमेशा पारंपरिक रूप से ब्राह्मण के रूप में देखा जाने लगा। उस समय जब परंपरा अपने स्वरूप में सबसे अधिक दृढ़ तथा विशुद्ध अवस्था में थी, जन्म तथा पेशा दोनों मिलकर उस आनुवांशिक परंपरा के 2 बंधन थे। तैयार करते थे उसको।
और ये लंबे समय तक, ये तो नज़दीक इतिहास तक भी ये चीज़ इनकल्केट करी जाती थी, तैयार करी जाती थी, कि जो कमी, और इसके अंदर हमेशा ही एक सेफ्टी वॉल्व ये था, जैसे ही भगवान की पुकार आ गई, व्यक्ति कहीं से भी, किसी भी अवस्था, कुछ भी, अब आपको नहीं रोका जा सकता। भगवा उसकी स्वतंत्रता का झंडा है। किसी भी अवस्था अब उससे नहीं पूछा जाएगा कि तेरा जन्म क्या है, तेरा ये क्या है। अब ये सारी की साधु की जात न पूछिए। ये बातें क्यों प्रचलन में, कि भई साधु की जात-पात नहीं होती अब, वो सबसे अतीत है, वो इनसे ऊपर है। आप प्रज्ञा देखिए इस संस्कृति की कि कैसे चली आ रही है शुरू से लेके अब तक। और ये अपघटन या इसका जो पतन है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था नहीं समझ पा रहे, दोबारा लागू कर दो, और एक स्तर के ऊपर है भी, और ये आना होगा ही, तो ही आपकी सच्ची प्रोडक्टिविटी, सच्ची सारी चीजें तो आ सकती है। यह रूढ़ कठोरता जब एक बार स्थापित हो गई, तो नैतिक प्ररूप मतलब टाइप या प्रकार को कायम रखने का महत्व सर्वोपरि स्थान से अब दूसरे या फिर यहां तक कि तीसरे दर्जे पर आ गया। अब उसका महत्व धीरे धीरे खत्म हो गया। जो वस्तु कभी सारी व्यवस्था का स्वयं आधार मात्र थी, वह अब एक अनिवार्य शिरोमुकुट या लटकती रेशमी लटकन भी न रह गई। अब ये पूछ ही नहीं रहे कि इसका वर्ण क्या है, क्या नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। जिस पर अवश्य ही विचारक का तथा आदर्श नियम विधान निर्माता का तो अब भी आग्रह था, विचारक का तो आग्रह था कि उसकी साइकोलॉजी को देखो। शिक्षा के अंदर भी अब ये बीच-बीच में कुछ आदर्शात्मक मूवीज़ बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको ये एग्ज़ामिनेशन इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब इसको देखो कि इसका टेम्परामेंट क्या है। पर वो टेम्परामेंट शब्द भी बहुत सतही होता है। उनके जो सफलता, असफलता के मानक हैं, वो भी बहुत सतही होते हैं। इसलिए जिस अंतरात्मा के आधार पे ये सारी चीज़ थी, अब कोई पूछना ही नहीं है उसका। अब तो जो सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं या और हैं, वो ही इसका विचार नहीं कर रहे। तो कहीं कोई इस चीज़ का विचार नहीं। परंतु समाज के वास्तविक विधान अथवा क्रियाचार में अब इस पर कोई बल नहीं दिया जाता था। एक बार जब यह अपरिहार्य नहीं रह गया, भई अब आश्रम व्यवस्था है, गुरुजी के समय कोई व्यवस्था थी, नेक्स्ट जो गुरुजी ने तैयार किए उन्होंने भी उसको काफ़ी निभाया। अब जो नई जनरेशन आ रही है, उसको पता ही नहीं माँ की शिक्षा का। वो भावित है पश्चिम के सारे आदर्शों से, तो अब शिक्षा के अंदर वो कैसी पुस्तकें, बैठने-बैठने का कैसा तरीका, वो कहते हैं कि ठीक है, माँ के समय जो था, अब तो देखो अब ये युग चेंज हो गया, अब ये बातें चेंज हो गई, अब वो उदाहरण नहीं काम आते। तो उनकी जो निम्न प्रकृति है, वो नई-नई बातें करके कैसे बेड़ा गर्क होता है, ये हमारा प्रमाण है। वहाँ माँ ने कैसे टीचर्स तैयार किए, अब वो टीचर्स ने भी काफ़ी कोशिश करी, एक सीमा तक उसकी प्योरिटी को, क्योंकि माँ ने उनको बिल्कुल कस के तैयार किया था। वो जाने के बाद अब नई मानसिकता के जो लोग हैं, उनके लिए प्रैक्टिकैलिटी, अरे भई ये चीज़ें तो देखो अब ज़रूरी है अभी, बदलते समय के साथ आपको तो इसके साथ-साथ रहना चाहिए। अब वो बात है नहीं, इसलिए ये कोई व्यवस्था अपरिहार्य नहीं रह गई, तो अनिवार्य रूप से इसे एक आलंकारिक कल्पना तो भले समझ लिया गया हो। भई हम फ़ोटो लगा रहे हैं माँ की, अब ये वो सारी चीज़ें तो हो भले ही रही है, व्यवहार में है नहीं। ये आप सीधे-सीधे देख सकते हो कि कैसे एक इंट्यूशन का बेड़ा गर्क, ये वाली मानसिकता, ये तो होना ही चाहिए, ये तो भई इसके अंदर आप इसको अदरवाइज़ न लीजिए। शुरू में आपके जो प्रश्न थे इसके अंदर देविका जी, उनको और आज की लाइट के अंदर आप देखते हो, तो धीरे कितना, ये तो इतने प्रेशर के बाद में अब समझ आ रहा है कि नहीं-नहीं इसके पीछे, नहीं तो पहले जिस सेंस ऑफ प्रैक्टिकैलिटी कि ये वो, तो ये तो काफ़ी ये बातें कॉन्ट्रास्ट में महसूस होती थी। अब देखते हो अरे नहीं-नहीं ये तो कुछ, अब बताओ ये तैयारी उनकी हाँ, न हो, तो क्या चीज़ प्रवेश करेगी वहाँ की शिक्षा पद्धति के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल। यही होगा। तो इसलिए ये अवस्थाएँ कैसे आएँगी? हमारे सामने-सामने ये हो रही है भई।
73 से लेके आज तक के अंदर ये क्या कोई कितने साल हो गए इसमें? इतने सालों के अंदर भी इतना परिवर्तन हम देख सकते हैं वहाँ के भोजन के अंदर, वहाँ की और चीज़ों में। अब पश्चिम के प्रभाव से सफाई वगैरह मेंटेन करना वो तो परफेक्ट है। अनुशासन मेंटेन करना वो परफेक्ट है। पर उसके अलावा भई ये देखो, अब समाधि पे प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है रोज़-रोज़? बगल में घर है तो नहीं जाके प्रणाम कर रहे। उसको दकियानूसी माना जा रहा है। शिक्षा के अंदर श्री अरविंद को पढ़ाना तो ये मान रहे हैं कि हम फ़ोर्स फीडिंग नहीं करेंगे, मार्क्स को पढ़ाएँगे। ये ओपननेस के मानक हैं। तो ये धीरे-धीरे सहज है ये, क्योंकि दबाव कोई है नहीं। अहंकार आ गया, मेरे बराबर कौन? तो ये अपघटन है। कहीं एक हायरार्की हो कि नहीं ये गद्दीधारी है, तो फिर भी कोई अनुशासन मेंटेन कर ले, यहाँ अनुशासन आप क्या मेंटेन कर लो? कैसे करो? आधार क्या है अनुशासन का? इसलिए ये चीज़ें होती नहीं। मैंने मेरा काम मैं शिक्षक हूँ, मैं परफेक्टली कर रहा हूँ, बस। अरे तू शिक्षक नहीं है, तू साधक है यार। शिक्षा तो उसका एक अंग है। मैंने मेरा काम परफेक्टली कर लिया, वो तो दूसरे टीचर्स भी कर रहे हैं परफेक्टली। वो तो इनफैक्ट आपसे ज़्यादा मनोयोग से पढ़ा रहे हैं क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपने कितने परीक्षार्थी जो हैं उनको निकाला, उत्तीर्ण किया, मेरा रिजल्ट जो है इतने परसेंट रहा, तो वो टीचर को भी आप कुछ न कुछ देंगे। उसके भी इंसेंटिव्स है आजकल तो सारे के अंदर। और वहां जाके व्यक्ति कह रहा है नहीं ठीक है, निकम्मे हो गए एकदम। इतना कंफर्ट जोन ये आश्रम व्यवस्था के अंदर, वो तो मैं यहां भी देखता हूं। वो तो कहीं भी आपके, क्योंकि ये दबाव पीछे से कामना का रहा नहीं, दूसरे वाले के अंदर कंफर्ट, तो पत्थर पड़ जाते हैं चेतना के अंदर। ऐसे में आपके जो निर्णय आएंगे, अगर आपके निर्णय आपकी भौतिक चेतना प्रवेश करके करेगी तो क्या करेगी? उसमें प्राणिक आपकी जो चीज़ है, जो अपन बात ही कर रहे थे, दमदर के अंदर की मानसिकता प्रवेश करती है तो उसके रंग क्या हैं? प्राणिक प्रकृति प्रवेश करती है तो उसकी जेलसी, एन्वी, हॉस्टिलिटी टू ट्रुथ। अगर भौतिक प्रधान हो गया, स्वेच्छाचारिता नियम बन गया, गुरु के प्रति आज्ञाकारिता रही नहीं, तो यही प्रकृतियाँ प्रवेश करेंगी। तो भौतिक प्रकृति क्या है? ऑब्स्टिनेसी टू चेंज। मतलब चेंज करने के लिए मैं बदलना चाहता ही नहीं, उसके अंदर मेरी ऑब्स्टिनेसी है, लेज़ीनेस, तमस, ये सारी बातें हमने प्रकृति की देखी। तो अगर कोई ऊपर से आप पे दबाव नहीं है, तो धीरे-धीरे ये चीज़ें, नीचे का गुरुत्वाकर्षण है, ये प्रकृति प्रभावी हो जाती है और इनका हमने पढ़ा ही था, वो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती है, तो एकदम मटिया-मेट कर देती हैं। ये चीज़ें आप कह रहे ये कैसे हुआ? अरे! तो ये ही होगा और दूसरी चीज़ क्या होगी? धुरी खत्म, उसका जो आधार है वो खत्म। जो लोग व्यवस्था के अंदर माँ ने तैयार किए, उनके कारण एक सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी नज़र आती है। वो न हो तो भगवान ही मालिक है कि आगे क्या है, क्या नहीं है। इसलिए क्या ऐसा ही चलेगा? तो ये प्रश्न की बात ये है ना। इसके लिए फिर अपन उसी निर्णय के ऊपर कि भई हम तो फिर बाद में इसको इतना ऊपर उठाएँ कि वो आदर्श दूसरे भी देख पाएँ। जब ऐसा है कि नीचे का गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींच रहा है, तो आपको और दबाव से कि जितना वो खींच रहा है, ये हवा मेरे तीर को जितना डिफ्लेक्ट करेगी, जितना उसको टेढ़ा करेगी, उस एंगल को कैलकुलेट करके उतने पे मैं मारूँ तो मेरे जो टारगेट है उसके ऊपर जाके तीर लगे। अभी आप वेल मीनिंग तरीके से मारोगे पर हवा उसको तो दूसरी ओर लेके जाएगी, टारगेट के ऊपर तो कभी जाएगा नहीं। इसको कंसीडर करते हुए कि आपकी निम्न प्रकृति ये कर रही है, इसके लिए कितना दबाव लगाने की आवश्यकता है, वो दबाव लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये निगल जाएगी। जो कि मैं बार-बार कह रहा था, आपके सामने-सामने है, समय पे आया ही नहीं जाता लोगों से, तो ये निगल जाएगी। तो ये कैसे अपघटन हो रहा है, ये युग चक्र। अरे एक आश्रम की व्यवस्था में ऐसा नहीं चला पाना कितना मुश्किल होता है। ये तो कैसी
ऋषियों की प्रेजेंस इस देश के अंदर रही, युगों युगों तक ये चीज चला पाई, ये देखो आप। ये युग चक्र कैसे उन्होंने किया, एक आश्रम की व्यवस्था के अंदर इतने से वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे-कैसे फेजेस आ गए। इसके पीछे की ये साइकोलॉजी है। ये है, ये आपको कुछ मूल बात तो समझ में आ रही है देविका जी? हाँ जी, और इसमें निम्न प्रकृति कैसे काम करेगी? वो आपके अगर ये ऊपर का दबाव नहीं रहेगा, तो वो हाँ, आपको सजेशन सीए वाले देने शुरू करेगी और इतने बढ़िया-बढ़िया आर्गुमेंट्स के अंदर देगी सजेशंस कि उसको पकड़ ही नहीं सकते। आपकी जब भौतिक प्रकृति उसके अंदर प्रवेश करती है, जो हमने पढ़ा था, दमदर के अंदर तीनों के हमने गुण-धर्म पढ़े थे कि उसमें फिजिकल नेचर अगर प्रवेश करती है, तो क्या करती है? वो बदलना नहीं चाहती। लेज़ीनेस, तमस, ये वो ऑब्सक्योरिटी, विस्मृति ले आएगी, भूल जाओगे। ज्ञान के प्रति अरुचि ले आएगी। तो आप अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर दलीलें देंगे। मेरे तो हृदय में माताजी श्री अरविंद बैठे हैं, पुस्तक मैं नहीं रेफर करना चाहता। मेरे क्या चक्कर आते हैं इस किताब को देखते ही, मेरे को ये करते ही ये होता है। इससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा इन बातों से। ये तो आपकी निम्न प्रकृति जो फिजिकल नेचर है, वो आपको नचा रही है। इसके साथ अब वाइटल तांडव करना शुरू कर दे, बताओ ये दोनों मिलके तो क्या नहीं कर देंगे। इनकी जड़ कटती है केवल कॉन्सेक्रेशन से। वो अगर कोई तैयार हो, तो उसके लिए आगे के जो उद्देश्य हैं उसके लिए आ जाइए, नहीं तो इसकी जड़ नहीं कट सकती। काम तो ये ही चलेगा, कितने भी अच्छे आप कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली जब यही प्रकृति काम करेगी तो नीचे ही लेके आएगी। आदर्श का क्या होगा इसके अंदर? आदर्श क्या कर लेगा? तो आप ये कहोगे ये तो फिर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए उनको भीतर से ब्रह्मचर्य के अंदर अवस्था में तैयार करते थे कि अपने धर्म से डिग नहीं सकें। तो आर्यों के अंदर ही वर्ण होते थे, बाकी और तो कोई वर्ण का है ही नहीं विधान। इसलिए है, शुरू से शिक्षा क्यों नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकते भैया आप। गुरु के प्रति आज्ञा पालन इतना भयंकर रूप से, नहीं तो आपकी निम्न प्रकृति प्रवेश करके आपके निर्णयों को, जगत को कैसे देख रहे हो उनको, ठीक है यदि आपको कहीं जाना-आना नहीं है तो एक अलग बात है, पर यदि आप गहन चीज़ों में प्रवेश कर रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी में प्रवेश कर रहे हो, आप गुह्य विद्याओं में प्रवेश कर रहे हो, उसके जो परिणाम हैं, वो तो बहुत खतरनाक बन जाएँगे, बहुत ही खतरनाक होंगे। आप कोई मिसाइल दाग रहे हो और उसका 1 डिग्री भी इधर-उधर हो गया और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आप कहोगे भैया ये तो नहीं चलेगी, ये गलती क्षमा करने योग्य नहीं है। हाँ, कोई यूँ ही बैठा है, वो एक डंडी से थोड़ा बहुत इधर-उधर कर रहा है, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ना है? इसलिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास कस के करवाते थे एकदम, क्योंकि जीवन में उनको कुछ करना था। अभी तो बातें-बातें हैं, करना कुछ नहीं है, निकम्मापन है एकदम। ये आपको इस संस्कृति के बेसिक्स समझ में आ जाएँगे कि मानव प्रकृति की कितनी गहरी समझ थी उनको और किस लक्ष्य को लेके कि ये परमात्मा के पास जाना है, इसलिए ये तैयारी करनी है। ये सारे का अब आपको समझ में आ जाएगी ये, क्यों कर रहे थे ये ऐसे। ठीक है दीपक जी, ये बात समझ आ रही है? हाँ, इसका जो इससे बचाव का जो उपाय बताए जा रहे हैं, ऊपर का दबाव नहीं रहने के बाद सब खत्म हो जाएगा। वर्तमान में इसी कारण से हम लोग भटक रहे हैं। ऊपर का हाँ, दबाव तो है नहीं। है ही नहीं। हाँ। दबाव क्या, ये सेंस ही नहीं है कि दिशा क्या है। तो दिशाहीन है व्यक्ति भी और समाज भी, बताने वाले कोई है नहीं। उनकी भौतिक प्रकृति जब प्रवेश कर जाती है तो सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है एकदम। वो चाहे आश्रम हो, चाहे दूसरी जगह हो, भौतिक प्रकृति को जैसे ही आपने थोड़ा-सा चांस दिया, वो आपको जिस रंग में दुनिया दिखाएगी, आपको तो लगेगा आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपकी तो साधना हो रही है। हो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसलिए ये बातें जब किसी को कहते हैं तो उनको लगता है नहीं ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो ऑफेंसिव है, ये ऐसे। अरे यार तुम बात क्या कर रहे हो? आपको सेंस तो है क्या?
ये अगर इस दृष्टिकोण से देखते हो, पर इसके लिए आपको सतत अपने आप को सजग रखना पड़ेगा। स्लीपलेस विजिलेंस, जो हमेशा स्लीपलेस, ऐसे व्यक्ति में अगर कोई सेंसिटिव है, देख सकता है हमेशा एक एक चारों तरफ ऊष्मा रहती है, एक प्रकाश रहता है, एक इंटेंसिटी रहती है, और दूसरा इलविल से भरा रहता है। वो चाह के नहीं, पर क्या करें, ये शक्तियां आके जमावड़ा बन जाएगी। एक को स्थान दे दिया, उसके परिकर सारा का सारा आ जाएगा। तो इसकी जड़ तो माँ की कृपा काटती है, उसको बुलाओ। नहीं तो ये सबके साथ यही हो रहा है। हम कैसे, हम कोई विशेष हैं क्या? विशेषता हमारी ये है कि इसको समझ के और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान न दें, अपने उद्देश्य के प्रति लगाएं। ये विशेष बात है, यदि कोई कर सके तो ठीक है। आगे चलें। अनिल जी, कोई बात है इसमें? ये तो प्लेन फैक्ट्स हैं। अगर दूसरी चीज में रहोगे, अकल आ ही नहीं सकती कभी भी। हर व्यक्ति सोचता है, मैं सोच रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं दुनिया को देख रहा हूं। अरे पर ये तो इस इन चश्मों से देख रहे हो। ये तो मैंने आपको लिस्ट बताई थी, द मदर के अंदर ये तीनों प्रकृतियां कैसे काम करती हैं। हाँ पंकज जी, ये तो बात ठीक है। मेरे बहुत समय से जो है एक विचार ये चल रहा था, मतलब जैसे अब ये आप इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और अपन जैसे मानव से पहले तक की जो कृति थी वहां पर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे माइंड आया, आपका जो है मन आया, उसके बाद में ये मॉडल जो है एक और कॉम्प्लेक्स बनाया जा मान लिया अपन भगवान ने। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है अब इससे शुरू हुई थी। तो अब एक तरफ अपन कहते हैं कि ये सब कुछ भगवान है और भगवान ही चल रहे हैं और ईश्वर ही जो है आपके अंदर है, तो मतलब कंसेंट जो है, अब ये सब कुछ अपन कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पर इसके लिए भी अगर वो ही है और कंसेंट जो अगर उसकी है तो फिर गलत कहाँ हो रहा है? मतलब अपने नहीं समझ में आ रहा है, तो मतलब ये मॉडल ही फेल हो रहा है। मतलब मेरे को बड़ा बहुत परेशान करता है कई बार कि मतलब हाँ, ये ठीक, कहीं ऐसा तो सही नहीं है है। कि ये मॉडल ही गलत हो रहा है। मतलब भगवान भी परेशान है, अवतार बन के आ रहे हैं, समझा रहे हैं, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा। मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, मतलब अपनी इनकेपेसिटी है, या ये मॉडल में ही डिफेक्ट है, जिसमें अपन कहते हैं कि अब अंत में श्री अरविंद भी ये कहते हैं कि भाई अति मानस के आने के बाद में चीजें होंगी। मतलब ये हाँ, हुआ कि ये मॉडल फेल हो रहा है। ऐसा मतलब मेरे को बहुत परेशान करता है ये कई हाँ, मैं समय से। समझ गया। ठीक हम्म। कह रहे हो आप। हम्म। इसके अंदर परमात्मा की यदि चेतना के अंदर चले जाओ, भाई, एक तो हम इसके 2 3 4 दृष्टिकोण हैं। कि परमात्मा को इसमें ऐसा लगता तो ये ऐसा जगत रह नहीं सकता था। भाई हम्म। फंडामेंटल आप पकड़ो, तो उसमें ये है कि अगर परमात्मा की चेतना को जैसा मनुष्य को दिखता है, यदि वैसा दिखता होता, तो वो तकलीफ पाके तो ऐसा जगत नहीं रख सकता था। हाँ वही है, वो तो वो आनंद में है, तो फिर अब नहीं, आनंद नहीं, कहाँ है? एक एक दलीलें समझो, अभी मैंने पूरी नहीं करी। तो हम्म। एक मॉडल तो ये है जो आप कह रहे हो कि वो ऐसा तो कुछ लोग ये कहते हैं उस चेतना में चले जाओ तो सारी चीजें बढ़िया ही बढ़िया दिखेंगी। हम्म। अरे पर वो चेतना तो यहां आई गई, चले जाओ का क्या मतलब होता है? तो हम्म। इसके अंदर श्री अरविंद ये कह रहे हैं, क्योंकि वो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, उसको डर नहीं है अपना विपरीत होने के अंदर भी, और इस विपरीतता के अंदर मशक्कत करने के अंदर भी। जैसे रनिंग करने के लिए आप तैयारी करते हो तो पीछे रेजिस्टेंस बांध लेते हैं। जो अच्छे रनर्स होते हैं, उनके पीछे वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बांधते हैं। 50 हम्म। किलो का रेजिस्टेंस बांध लिया, आप कह रहे दौड़ो। अब वो जब वो उससे तैयारी करते हैं तो उनकी जो तैयारी होती है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होता, उन लोगों को दौड़वाओ और जिसके रेजिस्टेंस है। तो ये सारे प्रश्न उन्होंने इस तरीके से टैकल किए। दूसरी बात, 2 चीज हो गई। तीसरी, इसके अंदर हमारी चेतना को सेंस ऑफ चॉइस दी गई है, पशु को नहीं है। इसलिए कुत्ता अपनी अभिव्यक्ति में, चाहे वो कैसा भी हो, वो दिव्य है। मनुष्य है, वो उससे मच बेटर कॉन्शियसनेस में है, पर वो दिव्य नहीं है, क्योंकि अभी भी वो अभाव महसूस करता है। जबकि एक शेर कोई अभाव महसूस नहीं करता। एक हम्म। फूल है, अपनी जगह परफेक्ट है। एक एक बिल्ली है, अपनी जगह परफेक्ट काम कर रही है, बिल्कुल हार्मनी में कर रही है। मनुष्य नहीं कर रहा, क्योंकि अभी उसके सामने और संभावनाएं हैं, अभी वो बना नहीं पूरा। आपको सेंस ऑफ चॉइस दिया गया है। दूसरे, मार्ग गलत या सही, अपने आप में कोई भी मार्ग गलत या सही नहीं है। आपका गंतव्य है, उसके हिसाब से आप कौन से मोड़ लेते हो, वो गलत और सही है।
तो आपको सेंस ऑफ चॉइस दिया गया और उसका आनंद भी आपको आता है। आप अगर एक सही चॉइस ले जीवन के अंदर, कितना आनंद आता है। आप एक सही आदत डालते हो, उसका कितना आनंद आता है। इसलिए व्यक्ति की अंतरात्मा यहाँ अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए आई है। फिर एक व्यक्ति और वैसे ही एक ग्रुप की आत्मा है, जैसे आपका परिवार है, उसकी अपनी एक आत्मा है। आपका एक समुदाय है, उसकी एक अपनी आत्मा है। आप एक कहते हो जयपुर सोसाइटी, उसका एक अपना ग्रुप की अपनी खुशबू है। ये सारे इसके अंदर हैं, ये मानव चक्र के अंदर ये सारी बातें हैं। इनको सबको मैनिफेस्ट कर, एक मकान को मैनिफेस्ट करने का राइट है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को क्योंकि हम एम्ब्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हमको ये सारे डिस्कॉर्डेंसेस लगते हैं और होंगे होंगे भाई। पर आप ये देखिए कि एक बच्चे को आप ये कहें कि मैं जीवन में ये काम कर रहा हूं, हम जो यहाँ बैठ के कर रहे हैं, आप किसी और दूसरे को भी बता सकते हो क्या? हम यहाँ जिन चीजों का प्रयास कर रहे हैं, या आप धीरे धीरे जिन जिन निष्कर्षों के ऊपर आ रहे हैं कि भाई करना तो ये पड़ेगा, ये जो आपके ही ग्रुप के लोग जो कंटिन्यूअसली इसको नहीं सुन पा रहे, इन बातों को, या इसका आस्वादन नहीं कर पा रहे, अब वो चाहे आपके साथ ही वहां, चाहे वीकली आप कुछ भी कर रहे हो, पर रोज अपने आप को इसमें नियोजित नहीं कर पा रहे, वो इसका हाँ लाभ जी। नहीं ले पा रहे। हम्म। तो इसलिए आपको, आप चॉइस करते हो, उसका आनंद भी तो है आपको। हाँ, नहीं वो अगर ये बिल्कुल। तो इसलिए ये चयन करो, ये चयन सचेतन रूप से कीजिए, क्योंकि मनुष्य की चेतना के अंदर उसको सचेतन चॉइस का, इनफैक्ट चॉइस का नहीं, एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है। अगर वो एक परफेक्ट हो जाता है, सब परफेक्ट हो जाएगा। तो ये ये फ्री विशेष विल का बात। भी मतलब यही है, फ्री विल जो कहते हैं, फ्री विल, हाँ, वो स्वतंत्रता है मतलब हर एक को। अरे भाई स्वतंत्रता इस सेंस में अब समझो आप इसको, कि आप ये कहते हो कि अलग-अलग लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म है, निर्धारण है, अलग-अलग लेयर के ऊपर। भौतिक एकदम निर्धारित है, उसमें पत्थर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। आप रख के गए थे, आप बचपन में जिस चट्टान को देख के आए थे, वो चट्टान वैसी की वैसी दिखेगी। 3 पीढ़ियों बाद भी आपने कहा ये मैंने 1700 समथिंग में फोटो ली थी, अब ये देखो ये इसमें भी फोटो ली है। वो तो देखो चट्टान वैसी की वैसी है, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकती। कहने को, जैसे ही प्राण का प्रवेश आता है इसके अंदर, जड़ तत्व के अंदर, वैसे ही मूवमेंट चालू हो जाता है, सेंस ऑफ वोल्यूशन आ जाता है इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा-सा स्वतंत्र इच्छा आ जाती है। मन का प्रवेश होते ही थोड़ा और, तो एक लेयर ऑफ डिटर्मिनिज्म के ऊपर दूसरा जब काम करता है, शरीर के ऊपर जब प्राण आपके भावना आ गई, शरीर तो पड़ा है, उसके अंदर भावना आ गई, शरीर को मूव कर देगी। फल ऊपर से गिर रहा है, तो उसकी नियति है नीचे गिरना। पर इसके बीच में एक दूसरा डिटर्मिनिज्म आया, आपने बीच में हाथ दे दिया, फल को नीचे गिरने से रोक लिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपकी बुद्धि ने प्रवेश किया, बुद्धि ने प्राण को कहा, उसने एनर्जी दी, एनर्जी ने हाथ चलाया, संकल्प ने हाथ आगे बढ़ा, उसने उसकी क्रिया को, जो फल गिरने वाला था, उसकी नियति को बदल दिया। तो ये माँ से प्रश्न किया जा रहा था, तो इसका मतलब भई एक के पीछे दूसरी नियति है, दूसरे के पीछे तीसरे की नियति है, निर्धारण है, सब निर्धारित है। आप ये कहेंगे हाथ देना भी, उसके विचार आना भी पूर्व निर्धारित था। हम्म। तो ये बात ये कर रहे थे नवजात जी। तो इसका मतलब सब कुछ प्रारब्ध से बंधा है, सब कुछ ये बंधा है, क्योंकि हाथ आपके मन में विचार भी तो आना पहले से बंधा हुआ है, क्योंकि अगर ये कहो फंडामेंटली इस जगत में नई चीज़ कोई आ ही नहीं सकती। परमात्मा से बाहर से कोई चीज़ कैसे आ सकती है? बिल्कुल। तो आपके अंदर कोई भी भाव उत्पन्न होना, ये होना, आप उसके विषय में सचेतन हो नहीं हो, कहीं न कहीं तो निर्धारित था। ऐसे कैसे हो सकता है कि हर कुछ मनमर्जी चल रहा है, भगवान का बेचारे का बस ही नहीं चला इसके ऊपर। हम्म। तो इसके अंदर माँ को जब उन्होंने कहा, नवजात जी ने, तो माँ ने फिर बाद में, ये नवजात जी की टेप में ही है, तो वो कह हाँ रहे हैं हाँ। माँ ने डपट के मेरे को क्या कहा कि माय चाइल्ड, यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी। आई टेल यू, थिंग्स कैन बी चेंज्ड, थिंग्स कैन बी अदरवाइज। क्योंकि ग्रेस तो हमेशा ही आपके पास है, आप कोई भी तत्व को एक्टिवेट तो कर ही सकते हो।
वो एक अप्रत्याशित तत्व है जो इन किन्हीं भी लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म पे लागू नहीं होता। वो तो कभी भी कहीं भी आ सकता है। दूसरे, क्योंकि एक लेयर के ऊपर दूसरी प्रभावी है, दूसरी के ऊपर तीसरी प्रभावी है, और ये अनंत श्रृंखला है। भाई अल्टीमेट कोई लास्ट वाली होती तब तो आप कहो कि ये वाला प्रभावी होगा, पर लास्ट कोई है ही नहीं। इसलिए प्रैक्टिकली तो यहां कुछ भी हो सकता है। हम्म, भाई प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है, फिर स्वतंत्र इच्छा ही हो गई ना। एक व्यक्ति का नीचे ही नीचे बैठा है, उसने आपको एक कुछ फरमान सुना दिया, उससे ऊपर का बॉस है, उसने उस फरमान को निरस्त कर दिया। उससे ऊपर वाली कड़ी जाके नया फरमान लिख देती है, उससे ऊपर वाली कड़ी, इसका कोई अंत नहीं है। तो मतलब प्रैक्टिकली तो फ्री हो गए हो आप। क्योंकि हम्म, अगर ये कहो कि ये लास्ट है, उसके बाद कहीं सुनवाई नहीं, तब तो आप कहोगे ये अल्टीमेट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, इसने जो कह दिया सो कह दिया। पर ऐसी कोई अल्टीमेट है ही नहीं, तो प्रैक्टिकली तो स्वतंत्र हो। और फिर इसके अंदर ग्रेस, माँ की ये जो है, और आपके अंदर दिव्य उपस्थिति जो स्वयं आपके हृदय में बैठी है, वो इन किसी से निर्धारित नहीं हो सकती। इसलिए प्रैक्टिकली आप स्वतंत्र हो। हम्म, यहां आप नियम इसलिए लेके आए हो, वो आपकी स्वतंत्रता का ही सूचक है कि आप यहां कुछ करने आए हो। इसलिए आप अपने साथ साजो सामान लेके आए हो। मेरे को यहाँ ये अभिव्यक्ति करनी है, मैं हारमोनियम लेके आया हूँ, मैं बैठने की चटाई लेके आया हूँ। तो कहते देखो ये बंधा हुआ है, इसलिए इसने संगीत किया। देखने का उल्टा तरीका ये है कि ये संगीत करना था, इसलिए ये नियम कानून लेके आया। मेरे को क्रिकेट खेलना इसलिए नियम बनाए, इसलिए ये ग्राउंड बनाया, न कि उल्टी बात है। व्यापक दृष्टि से देखो तो ये स्वतंत्रता का सूचक है, आपका बाध्य होना भी। क्योंकि अंतरात्मा सोच के आई थी कि मैं एक इस फ्रेमवर्क में काम करूंगी और मेरे को ये काम करना है। अगर बारीकी से देखो तो आप कोई भी निर्णय ले रहे हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। आपके ग्रुप के अंदर भी आप जो चीज देख पा रहे हो, आपके निर्णय के कारण आप सुबह बैठ पा रहे हो। अब ये जो आपको लाभ मिलेगा, अभी आप चाहो तो भी कैसे दे दोगे दूसरों को? ये नहीं दे बिल्कुल। सकते ना। हाँ, तो ये ठीक तो है, है। ये इसको ठीक। दोबारा सुनना, इन पॉइंट्स को हाँ। नोट करना, क्योंकि ये अपन ने बहुत मांझे हुए हैं, ये सारे अपन ने लेख लिखे हुए हैं इन चीजों के ऊपर, फ्रीडम और फेट और फ्री विल। ये सारी चीजें अपने गीता में भी है, इंडियन कल्चर वाली में भी है। यथा समय यथा स्थान इनकी चर्चाएं अपन कर लेंगे, पर कुछ सूत्र समय समय पे इस तरीके के, अब कुछ चीज तो समझ में आती होगी इसके माध्यम से। हाँ, नहीं, वो समझ में आ रहा है बिल्कुल। ये तो अनंत की यात्रा है, ये तो बिल्कुल समझ में आ रही है चीज। इसको तो दोबारा आप सुनने का क्रम डाल लो, इस पूरी क्लास को हाँ, रोक नहीं, रोक मैं के आप सुना सुनना करो। शुरू कर दिया है मैंने, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। उसमें आप ये देखेंगे जो उस समय कोई कई पॉइंट्स चूक गए थे, बाद में अच्छा ये भी था आज की क्लास में, ओहो ये भी था। और फिर उसको, क्योंकि अब दोबारा सुनोगे तो उसको रोक भी सकते हो उस पॉइंट को। अभी हाँ, तो एक अपने फ्लो में चल रही है सारी चीज। बिल्कुल। ठीक। ठीक है, ये सारी बातें। जी। रविकांत जी, आगे चलते हैं अपन। अंततः आर्थिक आधार भी छिन्न भिन्न होने लगा, कि आर्थिक आधार के ऊपर ये आर्थिक आधार हो गया, ये जन्म भी खत्म हो गया, आर्थिक आधार भी खत्म हो गया, कि ये वाला कर्म करने वाला ये हो गया, पेशे से ये काम कर रहे हो तो ये वाला वर्ण माना जाने लगा। अब तो खत्म है। अब तो यो देखो तो सारे बनिए हैं, और यूं सारे मलेच्छ हैं। कि ब्राह्मण कर्म भी आप पैसों के लिए करना शुरू कर दिया, सेवा का कर्म है वो सब पैसे के लिए किया जाने लग गया। और आर्थिक आधार के इस हिसाब से देखो, जो डेवलप्ड आप कंट्रीज कहते हो, डेवलप का मतलब यही है कि आपका जो सर्विस सेक्टर है वो कितना बड़ा है। तो इसलिए ये तो सब छिन्न भिन्न हो गया इसके अंदर। हाँ, पर अब शूद्र चेतना और आपकी द्विज की चेतना, वो तो अभी भी वैसे की वैसी लागू होती है। ये सारे विचार, ये बड़े गुथे हुए हैं, ये खोलने की आवश्यकता है। पर जब तक ये महसूस नहीं करो, इसलिए ये बातें बड़ी ही विभ्रम की स्थिति के अंदर होती हैं। कहीं क्लैरिटी नहीं है। इसके बारे में जो चर्चा परिचर्चा
आपके ये कई जो वर्ण व्यवस्था के ऊपर कितनी सारी है, गीता प्रेस की और की, उनको लेके सेंटेंस दर सेंटेंस खोल के श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, गीता क्या कह रही है, गीता के ऊपर श्री अरविंद की कमेंट्री क्या है, सिंथेसिस में कैसे लेते हैं, तब आपको इसका पूरा सेंस आए। अरे ये तो बड़ी फंडामेंटल बात है। और इन लोगों ने, जो हमारे जो सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं और हैं, कुछ सेंस नहीं है, कुछ भी सेंस नहीं है। पहली बार श्री अरबिंदो को इन सेंटेंसेस को ऐसे खोलो तो कोई बात समझ में आती है, नहीं तो नहीं समझ में आती। तो आर्थिक आधार भी छिन्न भिन्न होने लगा। जन्म, पारिवारिक रीति रिवाज तथा अन्य शेष बचे हुए चिन्ह, विकृतियां एवं धर्म के कोरे काल्पनिक निरर्थक संकेतों, अब ये कौन से वाले हैं, इनकी लिस्ट बनाई जाए। आपके ये जबरदस्ती ढो रहे हैं कई, तो ये मृत्यु के बाद के, जिसके अंदर इसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि माँ इसके विषय में जो बता रही हैं वो फाइनल बातें हैं। यदि आप बैठ के उस व्यक्ति के बारे में गुडविल से सोचते हो तो उसको ज्यादा सहायता मिलेगी। अब तो कुछ मतलब ही नहीं है भाई। आसक्ति के कारण क्या, तो रोना धोना है, वो भी तो उसके नियर एंड डियर हैं उनके। दूसरे तो वो शव यात्रा में ही आजकल कोई गंभीर नहीं रह रहे, उसके भी जिस तरीके की चीजें आ रही है वो हास्यास्पद सी बना दी। मतलब ये सब सिस्टम खत्म, इसका कोई कहीं कुछ लेना देना नहीं। तो अब अनुष्ठान वगैरह का तो मतलब ही क्या है, वगैरह यार आप सूक्ष्म में कर दो फटाफट अपने, तो ये बस हो गया हमारा सारा काम। आजकल फुर्सत किसके पास है, आप ये दलील देते हो। आजकल शहरों में तो जी रह ही नहीं गया ये, आजकल तो बस सांकेतिक सांकेतिक तरीके से, वो भी यहाँ और कहीं, तो है नहीं उस तरीके से। उसके पीछे का मूल क्या था, बात क्या थी, तो विकृतियां एवं धर्म के कोरे काल्पनिक निरर्थक संकेत तथा विधियों के नवीन अंकुर। और अब ये जो बैठ के नया प्रचलन क्या है, इसको विज्ञान सम्मत बताते हैं इन सारी चीजों को। हमारा धर्म बड़ा वैज्ञानिक है, टीका निकालते हो इसके पीछे विज्ञान है। यार ये तो बहुत बाद में आए हैं, ये तो बहुत पहले से हैं। इसको विज्ञान तुम कह रहे हो ये प्रमाणित करेगा, तो ये चीजें तो बहुत पहले से हैं। और अगर आप उसके मूल में चले भी जाते हो तो विज्ञान सम्मत बताने से तो खैर कुछ होता नहीं। पर वो चीजें जिस समय प्रासंगिक थी, आज नई अभिव्यक्ति मां श्री अरविंद के माध्यम से आ गई, सावित्री सारी चीज सामने लेके आ गई। अब हम पीछे नहीं जा सकते। और नहीं तो हमको वर्तमान में ये पता कि भाई क्या है, श्री अरविंद की बात नहीं पता, हमको कुछ भी नहीं पता करना क्या चाहिए। हम बिल्कुल दिग्भ्रमित हैं, बताने वाला कोई है नहीं, कोई कुछ बताने की स्थिति नहीं है। ये ऐसे में खड़े हैं हम। तो कुछ जो कॉमन से विचार हैं जो परोसे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आप अपने स्तर से कि भाई मैं इसमें रस नहीं है, बस आपको जो अपना जो जितना आपका कल्टीवेशन है उस हिसाब से कह दो भाई ठीक है ये कर रहे हैं समाज के अंदर, रस नहीं है मेरा इसके अंदर। आप धीरे धीरे अपनी उस तरीके की एक्टिविटी कर लेते हो। वैसे भी ग्रुप मिल जाएंगे जो आपके कॉमन सी ये टेस्ट रखते हैं, तो वैसे ग्रुप बन गए धीरे धीरे, उसमें वही चीजें। जब तक फंडामेंटली कॉन्सिक्रेशन किसी हायर उद्देश्य के लिए नहीं आ जाता, ये ऐसी चीजें चलती रहती है। नए बुलबुले उठते हैं, वो बुदबुदे फिर नीचे बैठ जाते हैं। वो बुदबुदा किसी से थोड़ा बड़ा हो सकता है, रंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, भाई इतना भले ही है। कुछ बुदबुदे उड़ हवा में उड़ जाएंगे, जैसे बच्चे बुलबुले उड़ाते हैं, थोड़ा बड़ा उड़ जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा, उससे खेल कर लोगे, पर फंडामेंटली कुछ नहीं होगा जब तक चेतना का मूल परिवर्तन नहीं हो जाता। ये श्री अरविंद ने स्पष्ट तरीके से कहा है, चेतना का आमूल परिवर्तन ही भविष्य की आशा है। इसको हम व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करें, सामूहिकता में इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, उसके लिए बिल्कुल निसंकोच सामने आ जाएं। क्योंकि वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि कुछ पता नहीं चल रहा, दिग्भ्रमित हैं हम। सही कौन है, गलत क्या है, वैल्यूज क्या है, अच्छे वैल्यूज को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बताने वाला कोई है नहीं।
जो प्राचीन गूढ़ प्रतीकवाद की अधूरी नकल तथा कंकाल मात्र थे। तो पहले शुरू में हम सिंबॉलिक एज से आए, बाद में धीरे धीरे वो सिंबल तो चले गए। ये तो मैं ट्रेस करते आ ही रहा हूं इतनी देर से। ये इतिहास का काम है। ऐसे लोग आए, ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो भारत के इस इतिहास को सामने लेके आए, उस वैभव को, और आज उसको वापस कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। मैं तो कह रहा हूं ये लाने की कड़ी में बिना साधना तो लेके आ ही नहीं सकते, क्योंकि केवल आप एकेडमिक्स से ये काम नहीं कर सकते कि आप इतिहास लिख लो। कैसे समझे हो? ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये समझ में आने वाली बात है क्या? फिर व्यक्ति इसके लिए चले, पढ़े कैसे, किस दृष्टिकोण से करे? तो साधना तो स्वयं इसके अंदर हो जाएगी। एकेडमिक्स से नहीं हो सकता ये इस तरीके से। ये करने की आवश्यकता है। प्राचीन समाज के इस लोह युग में जाति व्यवस्था की संयोजक कड़ियां बन गए। ये जो प्रतीकवाद की अधूरी नकल, तो ये जो गीता जिस तरीके से बता रही है, वो बाद के काल। जाति व्यवस्था के आर्थिक वैभव के काल में पुरोहितों और पंडितों ने ब्राह्मण के नाम की आड़ ले ली। आड़ का मतलब, अब वो पुरोहित वगैरह जो है, इनको आप ब्राह्मण कहने लग गए, जबकि ब्राह्मण वर्ण जो है वो अलग है। साफ साफ बात है इसके अंदर। इसलिए जब आप ब्राह्मण की बात कर रहे हो, गीता या कोई भी हमारा शास्त्र ब्राह्मण की बात करता है, वो पुरोहित या पंडित इनकी बातें नहीं कर रहे। और अब क्योंकि हम आज के दृष्टिकोण से देखते हैं तो तुरंत पिक्चर में वो आते हैं। आप वैश्य के घर पे पैदा होके भी ब्राह्मण हो सकते हो, इसमें क्या बात है? ब्राह्मणत्व तो एक दूसरी बात है। आज अगर देखो तो ये तो कोई सा भी वर्ण शूद्र भी नहीं मिलता, अब तो सब म्लेच्छ हैं। ब्राह्मण के घर पे पैदा हो के सारे वही उस तरीके के। तो जाति व्यवस्था के आर्थिक वैभव के काल में, आर्थिक वैभव जब था, उस काल में ब्राह्मण के नाम की आड़ किसने ले ली? आड़ मतलब ये नहीं कि वो उसके पीछे कोई कोई खराबियां करते थे इस आड़ में, ये नहीं। पर ब्राह्मणत्व पता ही नहीं ना कि मूल वर्ण कौन सा है। पुरोहित और पंडित हो गए। शासक वर्ग तथा जमींदारों ने क्षत्रिय के नाम की आड़ ले ली। व्यापारी तथा धन संग्रह करने वालों ने वैश्य एवं आधे पेट भूखे रहने वाले श्रमिक और आर्थिक दास वर्ग ने शूद्र के नाम की आड़ ले ली। पूरा तो इतिहास बता रहे हैं। यहाँ पर कौन से कालखंड में, उसके इलस्ट्रेशंस क्या हैं, ये जोड़ दो, हो गया काम। आपको आध्यात्मिकता या ये बताने की आवश्यकता नहीं है, साफ साफ ये पूरी ट्रेस कर लो, हो गई साधना इसके अंदर। और आगे करने का क्या काम है वो भी समझ में आ जाएगा। ये कड़ियां जोड़ते ही आपको ये पजल एक ऐसी चीज सामने लेके आएगी। और क्योंकि इतनी विशाल पजल है, जोड़ने के लिए भी देखो चेतना वैसी चाहिए। ये कोई 4-5 टुकड़ों की पजल थोड़ी है। कितनी कितनी चीजें, कितनी कितनी बातें, अलग अलग युग, अलग अलग चीजें इसमें, और ये सारी पजल को श्री अरविंद ने जोड़ा है। पर उसके लिए बुद्धि ही नहीं रही। अब तो पढ़े कैसे इन सेंटेंसेस को? आप अगर अपने स्तर के ऊपर इनको देखें, बिल्कुल इंप्रेशन नहीं डालते। ये मतलब क्या है? आड़ ले ली, कहीं ज्यादा गलत अर्थ निकाल बैठेंगे, कहीं जितना निकालना चाहिए उतना नहीं निकालेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। जब आर्थिक आधार भी टूटने लगा, तब पुराने विधान का भी विकृत तथा दूषित रूप में विघटन होने लगा। यह केवल नाम, ऊपरी परत, कोरा धोखा बनकर रह गया, और अब इसे समाज के व्यक्ति प्रधान युग की कुठाली में दिखला देना चाहिए। कढ़ाई है जिसके अंदर डाल दो इसको, और ये अब काम का नहीं है, अब ये रद्दी के अंदर है, जाओ रिसाइकिल बिन में डालो इसको, पिघला के फिर से इसका बनाएंगे जो भी है। नहीं तो उस जीवन व्यवस्था पर जो इसके साथ चिपकी रह जाती है, इसका निर्बलताकारी तथा मिथ्याकारी विनाशक प्रभाव पड़ता है। अगर पांडिचेरी में कोई चला जाए और उसके ये भावना हो मैं ब्राह्मण वर्ग से आया हूं, वहां चलेगी कैसे ये बताइए? तो माँ कह रही है मैं किसी जाति की, किसी वर्ग की, किसी समाज की, किसी किसी को बिलोंग नहीं करती, और मेरे सारे बच्चे जितने भी हैं वो कुछ भी होते होंगे, सब ब्राह्मण हैं। हाँ, पर ये बच्चे कहलाने वाले हों। मेरे जितने बच्चे हैं सारे के सारे यही हैं। क्यों? उनके अंदर डीपर एस्पिरेशन आ गई कि माँ के लिए कौन सी क्रिएट करेंगे, इसलिए मैंने कहा जड़ काटती है यही चीज। भारतवर्ष में इस समय जाति विधान
प्रकट रूप में इसी अवस्था में है और यही इसकी अंतिम अवस्था भी है। ये इन बातों को 125 साल करीब हो गए। उसके बाद तो कितने उथल-पुथल हो गए। जब श्री अरविंद कह रहे हैं कि भारतवर्ष में इस समय जाति विधान प्रकट रूप में इसी अवस्था में है और यही इसकी अंतिम अवस्था भी है। जब क्या आ गया, व्यक्ति प्रधान युग की कुठाली में पिघला देना चाहिए। ये अब ये पुरोहित है, पंडित है, उनकी जो निरंकुशता है और है, उसका चले जाना, पर उसको किस दृष्टिकोण से, पश्चिम के आधार पे चले जाना नहीं, ये भी तो एक समस्या है। क्योंकि इसी काल के अंदर विवेकानंद जी कह रहे हैं भारत की रक्षा ही इसी ने की। तो इन दोनों को, ये कोई अलग-अलग बातें नहीं है। श्री अरविंद ये कह रहे हैं, विवेकानंद जी उसका खंडन कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। ये समझने की बातें हैं ये। बहुत सूक्ष्म पॉइंट्स हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आएगी, पर अब बीज रूप में आपको मिल जाएँगी, तो कभी जब इनकी चर्चा होगी तो कम से कम आप, पर इनके आप रेफरेंसेस, इसलिए विवेक को मैं कह रहा था इन सब चर्चाओं का रेफरेंसेस बनाओ। हाँ जी, देविका जी, या इससे आगे टेक्स्ट पे तो नहीं चलेंगे। पंकज भाई, जो ये जो वेदास लिखे गए हैं, ये डबल टर्म्स में लिखे गए। हुँ। ये तो अनऑथराइज्ड लोग हैं, तो वो लोग इसको जस्ट ऊपरी ऊपरी तरह से समझे। और अगर अनुष्ठान के रूप में लें, हाँ जी, अनुष्ठान की डिटेल्स में तो बारीकी से एकदम कि ये आपने ये डाला, ये वाली चीज़, और डिटेल अगर कह रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ, तो उन डिटेलों के लिए ग्रंथ लिए गए। हुँ। तो फिर जो सिंबॉलिक एज के अंदर जब ये वेदास आए हैं, तो उस समय कन्वेंशनल भी लोग होंगे, क्योंकि सिंबॉलिक जो सारे लोग, थे। मैं तो शुरू से ये कहता आ रहा हूँ, ये कॉमन जनमानस है, वो तो लगभग कचरा रहता है हर हर उसमें, पर आपकी आत्मा की डीपेस्ट अभिव्यक्ति, आप कह रहे हो कालिदास का युग तो अकेला ही था भाई, कालिदास तो, आज हम कहें महाश्री अरविंद का युग, उनके तो अनुयायी ही नहीं समझते, पर युग तो फिर भी है। इसका जो उस समय की संस्कृति की बेस्ट अभिव्यक्ति होती है, इससे ये समझ में आता है कि भारत की संस्कृति ने समय-समय पे अपनी अभिव्यक्ति करी। उस अभिव्यक्ति ने उस समय विशेष को अपना रूप प्रदान कर दिया, आगे की दिशा प्रदान कर दी। तब आगे कौन आने वाला है? आगे तो महाश्री अरविंद की ही बात आगे आएगी। अगर हम इसमें विश्वास नहीं करते, पीछे और सारी चीज़ें हमको अभिभूत किए रहती है, तो हम आगे नहीं आ पाएँगे। जबकि ये युग है श्री अरविंद का, माँ का। अगर इसमें आप निसंकोच तरीके से आगे आ सको, तो आप ये पाओगे कि आपके पाँवों को पीछे से सहायता भी मिल रही है, आपके एक्ट्स को सहायता मिलेगी। अगर वो नहीं करते, तो दूसरी चीज़ें आपको रजिस्ट करेंगी। आपका सेंस ऑफ प्रैक्टिकैलिटी है, ये है, वो है। ये तो हर युग में ही था, यही मैं तो कब से कहता आ रहा हूँ। जनमानस तो जैसा है वैसा है। उसको हाँ, भई पांडिचेरी आश्रम में लोग तो वही हैं, माँ के सामने क्यों ऐसी बात? और आज वही लोग जो शिक्षा का, कितने दिन हुए, मैं तो कह रहा हूँ, कोई ज़्यादा लंबा समय थोड़ी हो गया। हाँ जी। तो इस तरीके से युग चक्र चलता है। आपके आप में भी वही चीज़ तो बार-बार, बार-बार है, हैं? सारा सारा मिक्स्ड है। यानी कि सिंबॉलिक एज में भी टाइपल एंड कन्वेंशनल लोग होंगे, इंडिविजुअलिस्टिक लोग होंगे हाँ, हाँ, बिल्कुल। सारे। बस अब सिर्फ अंतर ये है कि अब सिंबॉलिक लोग नहीं मिल रहे, तभी जो है वेदास जो है वो उसकी राइट इंटरप्रिटेशन आ नहीं रही है। उस टाइम पे वो कुछ लोग ऐसे थे जो कि हिडन मीनिंग वेदास का निकाल कर लेकर आते थे, या उस समय जो वो कुछ लोग क्या, वो ही लोग शुरू से आ रहे हैं। हर युग में वो ही लोग, जो मुट्ठी भर ऋषि हैं आपके, वो हर युग में शुरू से लेके अब तक हमेशा ही उनकी ही उपस्थिति, क्योंकि वो परफेक्टेड बीइंग्स हैं। वो इवोल्यूशन से नहीं आते, वो इन्वोल्यूशन से आते हैं। जैसे दमोदर के अंदर पढ़ो आप, मेरे ख्याल से 34, 35, 36 पेज नंबर के ऊपर है। श्री अरविंद कह रहे हैं कि माँ के पास शाम को, जब वो माँ 13-14 साल की थी, तब बहुत सारे टीचर्स आते थे। उनमें एक एशियाटिक फिगर भी था। जब माँ पांडिचेरी आईं और मेरे से मिली, तब वो पहचान गई कि वो जो टीचर आते थे, वो एक तो मैं था।
ये बीइंग्स इस धरती को ये ही दिशा प्रदान करते हैं, समय समय पे आते हैं। मनुष्य जाति तो बेचारी जैसी है वैसी है, अपन ने तो हवा मचा रखा है इसका। तो आप अगर निर्णय करके उनसे एसोसिएट करते हो तो वो सहायता प्रदान करेंगे। ये है, हाँ बाकी तो हर युग में वो ही आते हैं। माँ और श्री अरविंद ने हमेशा प्रिजाइड किया है इस धरती को, कोई अभी थोड़ी आए हैं। उनकी जन्म की जो तारीख है वही थोड़ी है, ये तो साफ लिख दिया है इन्होंने। माँ तो कह रही है जब कहीं चेतना के आविर्भाव की संभावना थी, मैं हमेशा थी। श्री अरविंद हर युग में, पृथ्वी जब से शुरू हुई तब से इसको गाइड कर रहे हैं, तो कोई इसीलिए चले थोड़ी गए। तो विश्वास करो और अपने आप को झोंक दो इसके अंदर, आपको उनकी सहायता पाएंगे, उनको एकदम खड़ा पाएंगे आप। ये हाँ विश्वास करने में क्यों हिचकिचा रहे हो? हाँ। तो मदर श्री अरविंद जो थे वो मतलब इन्वोल्यूशनरी बीइंग्स हैं। ये तो डिवाइन स्वयं है, बाकी ऋषि के रूप में या इनके बीइंग्स के रूप में, हमेशा अवतार के रूप में नहीं आए। कभी कैथरीन के रूप में, कभी किसके रूप में। माँ ने तो बताया है मैं इन इन जन्मों में आई हूं। हाँ जी। एक जगह माँ गई, वहां ऐसे लगा कि उनका गला घोट रहा है, स्ट्रेंगुलेट कर रहा है। तो माँ ने कहा अरे ये तो यहाँ ये है। तो पूछा गया, जो गाइड था, माँ ने कहा यहाँ ये चीजें हुई। वहां किसी को पता ही नहीं था कि ये घटनाएं भी हुई। तब वो जो गाइड था उसने कहा यार पूछते हैं ये बात। पता चला हाँ ये बात तो यही है जो माँ कह रही है। इनको कैसे पता चला? जो गाइड है उसको ही नहीं पता। क्यों? माँ ने कहा मेरा एक हिस्सा, मैं ये बनी थी उस समय जब गला घोटा गया था। तो सब समय इस तरीके से नहीं आता। बोधिसत्व की भी कितनी, भगवान बुद्ध के रूप में तो जब हुआ उससे पहले तो कितनी बोधिसत्व की कथाएं हैं ही। अवतारिक जन्म तो बहुत बहुत पहले उसके तैयारी के हो सकते हैं। सारा प्रयास कुल में ये है यहाँ, इसको कैसे अपने मूल तक लेके जाया जाए, बस। इतना बड़ा बैकग्राउंड चाहिए आपको कोई भी चीज को समझने के लिए। सोचिए आप, कहीं कोई चर्चा ही नहीं, कोई बात ही नहीं। आप देख रहे हो ना कितना वास्ट सारा। पहले तो अध्ययन चाहिए, फिर सेंस चाहिए। ये बातें हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको बेचारी को मिलनी चाहिए। हमारे हाँ मुद्दे देखो आप। ठीक है, हाँ जी। शब्या जी कोई बात है? दीपक जी। यहाँ पर एक लाइन जो बोली गई है कि यह केवल नाम, एक ऊपरी परत, कोरा धोखा बनकर रह गया, यह संभवतः 4 वर्ण के बारे में बोला जा रहा है। नहीं, धोखा मतलब एक वैदिक संस्थान आपने खोला, यूनिवर्सिटी ऑफ वेद का क्या लेने देना उसके अंदर? 4 वर्ण, बीएचयू अब यह खोला। धोखा मात्र रह गया, 4 वर्ण के बारे में हाँ बोला जा रहा है। हाँ, नहीं ठीक, वो सब सब चीजों के बारे में है। ये तो एक उदाहरण लिया है। वर्ण तो एक धोखा ही हो गया बस, उसमें तो यहाँ कुछ रह पर ही नहीं आगे, गया ना। जी जी, तो यहाँ आगे बोला जा रहा है कि इसे पिघला देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम कौन लेकिन सा हाल की पूछ रहे स्थिति हैं कि ये है। देविका जी कौन सी जाति से आती हैं या वर्ण से आती है? अरे सारे माँ के हैं, अब इसके अंदर तो पिघला ही देना चाहिए। इसमें यदि किसी के मन के अंदर ये बात है कि मैं ब्राह्मण हूं तो ऊंचा हूं, और किसी के ये है यार मैं तो पीछे हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा हूं तो मैं नीचे हूं, सब पिघला दो इसको, क्या बचा इसमें? मैं माँ का हूं, अभी इस वैभव में अभी निवास अपने करो। देश की स्थिति है, लेकिन अभी अपने देश की स्थिति है कि इसे तो और मजबूती प्रदान कर रहा है ये रिजर्वेशन वाली जो बात है, इसको तो और मजबूती प्रदान कर दे रहा है। हाँ, इसको क्या, अगर दिशा भ्रमित हो तो हर काम गलत होएगा। इसी को क्या, सारी चीज गलत होगी। इसलिए अपने को एक ऐसी चीज सामने लेके आने की आवश्यकता है। तो हम ये काम करेंगे, ये चीजें मजबूती से सामने एक विंग के रूप में सामने आए कि भैया ये बातें हैं मां श्री अरविंद की। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए और ये कह दें, जिसको इस झंडे के नीचे आना आ जाओ, नहीं आना है जिसको जानबूझ के अवचेतना में ही जाना है, अंधकार में जाना है, वो चले जाओ। पर एक कम से कम आपके पास चॉइस तो हो। अभी तो समाज में कहने वाला ही कोई नहीं है। अभी तो श्री अरविंद और मां के अनुयायियों से आशा रखते हो
वो तो वेद के विषय में कुछ नहीं कह रहे भाई, कुछ भी नहीं कह रहे। कोई अपनी वाणी जो अपन सुबह बैठ के जैसे कह रहे हैं, सशक्त रूप से कोई कह नहीं रहा। हम तो सुबह ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई राष्ट्रवादी रूप से बात कर रहा हो, जैसे युद्ध के समय वो बात कर रहे थे, उतना अपन जज्बे के साथ, पैशन के साथ ये बात कर रहे हैं। वहां सारे मरे मरे से। अरे बताओ कैसी बात है। पीछे निधि मां श्री अरविंद की है तो नहीं कह पा रहे, तो हमको आके ये बात सामने कहनी पड़ेगी। जिसके जचे वो इसको स्वीकार करो, नहीं जचे तो पर उपलब्धता तो हमको समाज में बनानी पड़ेगी दीपक जी। जी जी अगर हम ये बात नहीं कहते समाज में आके, तो हम भी उसी दोष के भागी हैं जो दूसरे हैं। ये बात हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। आप उसके भागीदार बनेंगे क्या? निश्चित रूप से बनेंगे। हाँ, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है मैं आप सबको निवेदन कर दूंगा। ये हम इसको अब सशक्त रूप से एक विकल्प समाज को देना चाहते हैं, जिसको जचे वो इस चेतना को स्वीकार करे, नहीं जचे वो अंधकार को स्वीकार करे, बस। क्योंकि ये क्रांति तो आएगी, हर युग में क्रांतियां आई, तो महाश्री अरविंद की क्रांति का आधार हम बन जाएंगे, इसमें क्या बात है? क्योंकि वो चाहते हैं। उनके प्रति जो निष्ठावान होगा, आपके प्रति कोई निष्ठावान है, आपके पांव दबा रहा है, आपके जो कंफर्ट को कंसिडर करता है, आपको कहाँ सुख सुविधा है, सारी बातें जो आप उसी को तो अपनी अंतरंग बातें बताएंगे। आपका जो नालायक पुत्र है उसको आप क्यों बेदखल कर देंगे, उसको तो संपत्ति से। और जो आपकी सेवा शुश्रूषा करता है उसको सारे रहस्य बताएंगे, ज्ञान बताएंगे, ये बताएंगे, आपकी विल में उसके नाम लिखेंगे। तो महाश्री इनके प्रति एकदम अनन्य निष्ठा रख लो बस भावना से, तो वो आपको अधिकार में ले लेंगे, अपनी वाणी मुखरित कर देंगे आपके माध्यम से। धन्य हो जाएगा ये जीवन, और इस तरीके से क्रांति आ सकती है। ठीक है दीपक जी, जी जी तो यहाँ विराम देते हैं। आज 9 बजे जयपुर वालों का इंडियन कल्चर का सेशन है, तो जो अपना वो है वो तो नहीं होगा। अभी विराम देते हैं, फिर तो मिलते हैं। कल जय श्री पंकज मां। कल है दी मदर की। देखते हैं। जय श्री जय श्री मां। जय श्री मां।